19 जनवरी 1990 ये वही दिन था जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके खुद के घर से निकाल दिया जाता है। मस्जिदों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रालिफ कालिफ चालिफ। इसका मतलब होता है या तो अपना धर्म परिवर्तन कर हमारे साथ मिल जाओ या मरो या भाग जाओ। हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है। लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। इसकी शुरुआत तब होती है जब 1982 में जम्मू कश्मीर के सीएम शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को सीएम की गद्दी सौंप दी जाती है। और एक साल बाद जब जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शन होता है तो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी एनसीपी कांग्रेस के विरुद्ध इलेक्शन जीत जाती है। उस समय कांग्रेस और एनसीपी के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन कुछ समय बाद फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह और एनसीपी के 13 एमएलए मिलकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के सीएम बन जाते हैं। कांग्रेस के सत्ता पर आने की वजह से राज्य में तनाव का माहौल हो जाता है। इसके बाद 1986 में अयोध्या के राम जन्मभूमि का ताला हिंदुओं के लिए खोला जाता है तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों ने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और कश्मीरी पंडितों के घर में लूटपाट शुरू कर दी। घाटी में तनाव को बढ़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसी साल फिर से एमएलए का चुनाव कराया जाता है। अगर इस बार कुछ बदला था वो था कांग्रेस का साथ। इस बार कांग्रेस के साथ गुलाम मोहम्मद शाह नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला थे। अब उनके विरुद्ध मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 68 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल करी। इस चुनाव में अमर कादरी सीट से लड़ रहे MUF के मोहम्मद यूसुफ चुनाव हार जाते हैं, जिसकी वजह से जो अलगाववादी MUF को सपोर्ट करते थे उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। तनाव का माहौल ज्यादा बढ़ने के कारण मोहम्मद यूसुफ को जेल भेज दिया गया और जब महीनों बाद वो जेल से निकला तो उसने आतंकवादियों का साथ चुना और बाद में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बन गया और वो सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना गया। यूसुफ मलिक जो कि उस समय पोलिंग एजेंट था और मोहम्मद यूसुफ का एक सपोर्टर, उसने आगे जाके JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो कि एक आतंकवादी संगठन था उसे फिर से रिवाइव किया और JKLF का चीफ बन गया। JKLF ने घाटी के युवा मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर उनको हथियार उठाने को प्रेरित किया और इन लोगों को पाकिस्तान ले जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि उन दिनों खुलेआम कश्मीर से रावलपिंडी तक की बस चला करती थी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 1988 से धीरे धीरे घाटी में कट्टरवादी जिहादी हावी होने लगे। ब्यूटी पार्लर और सिनेमा घर उनके मुख्य निशाने पर थे क्योंकि इस्लाम में इन सब चीजों को हराम बताया गया है। जुलाई 1989 से दिसंबर 1989 के बीच फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 70 उग्रवादियों को रिहा कर दिया और फिर शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला। There are reports that mullahs from other parts of the country have gone and taken positions in mosques in the valley. Islamic fundamentalism has registered a higher pitch. 14 सितंबर 1989 को बीजेपी अध्यक्ष टीकालाल टपलू की JKLF के आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। टीकालाल टपलू हिंदुओं के बहुत बड़े नेता थे। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF ने मकबूल भट्ट को फांसी सुनाने वाले जज नीलकंठ गंजू की हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। मकबूल भट्ट वही शख्स था जिसने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। 26 अप्रैल 1984 से लेकर 11 जुलाई 1989 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को काफी हद तक नियंत्रित करके रखा था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार के द्वारा 70 अलगाववादियों को छोड़ने के बाद जगमोहन से जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा था। तो इसी के कारण उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने कई बार लेटर लिखा ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की कोई मदद करे, लेकिन उनके लेटर्स का कोई जवाब नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें कोई मदद मिल रही थी। पाकिस्तान का रोल हमारे लिए ठीक नहीं है। कैसे? वो हमेशा चाहता कश्मीरी को जलील करना, वो नहीं चाहता कश्मीरियों को इज्जत मिलना चाहिए। नहीं, वो अपने घर नहीं संभालते। देखो कितने 100 आदमी मर रहे हैं वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, वहाँ आपस मुसलमान को मारते हैं। उससे अच्छा हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमें इज्जत है, भाईचारा है, सब कुछ है। आवाम की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे।
कश्मीर की हालत ना संभाल पाने के कारण जगमोहन ने 11 जुलाई 1989 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजीव गांधी को एक लेटर लिखा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था। चेतावनी के संकेत। क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि 1988 की शुरुआत में मैंने आपको कश्मीर में इकट्ठा होने वाले तूफान के बारे में चेतावनी संकेत भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन आपके और आपके आसपास के सत्ताधारियों के पास इन संकेतों को देखने के लिए न तो समय था, न ही झुकाव, न ही दृष्टि। वे इतने स्पष्ट थे कि उनकी उपेक्षा करना सच्चे इतिहास के अनुपात में एक पाप करना था। जगमोहन के गवर्नर पद से इस्तीफा देते ही घाटी में अलगाववादियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि अगर कोई कश्मीरी हिंदू महिला सिंदूर लगाती थी तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दी जाती थी। Hindu female was allowed to wear a tikka on her forehead, and if she did, acid was thrown on her face. और तो और हॉस्पिटलों में भी अगर कोई कश्मीरी पंडित इलाज के लिए आता था तो उन्हें गोली मार दी जाती थी। आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह के केंद्र में नई सरकार बनती है। उनकी सरकार बनते ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता चलता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो 18 जनवरी को वीपी सिंह की सरकार ने जम्मू कश्मीर की हालत को संभालने के लिए जगमोहन मल्होत्रा को वापस से जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन 18 जनवरी 1990 को ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसने इस्तीफा देने से पहले कश्मीर घाटी में जितने भी सीआरपीएफ जवान गांव में तैनात थे उन सभी को शहर में तैनात कर दिया। और उन 2 दिनों तक यानी 19 और 20 तारीख तक कश्मीर में ना ही कोई चीफ मिनिस्टर था और ना ही कोई गवर्नर। तो अब सीआरपीएफ जवानों को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था कि वो गांव जाए और वहां के हालत को संभाले। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की काली रात। इसी दिन लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घर से निकाल दिया गया। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाइयाँ इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मतलब मुफ्त में मिलेगी। मस्जिदों से बस एक ही आवाज आ रही थी, रालिफ गालिफ चालिफ, जिसका मतलब था या तो अपना धर्म परिवर्तन कर हमारे साथ मिल जाओ या मरो या भाग जाओ। एक और नारा उसके साथ गूंज रहा था जो कि था हमें कश्मीर चाहिए बिना कश्मीरी पंडितों के, लेकिन कश्मीरी महिलाओं के साथ। सारे कश्मीरी पंडित महिलाओं को यहाँ छोड़कर कश्मीर से चले जाएं या फिर मर जाएं। वहीं जब जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया तो वो 19 तारीख की रात को ही जम्मू पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कश्मीर पहुंचने में 21 जनवरी का समय लग गया, जिसके कारण 19 जनवरी की रात को कश्मीरी पंडितों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। वहाँ के अलगाववादी सिर्फ इतना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1990 को कश्मीर भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। लेकिन जगमोहन के सरकार नियुक्त होने पर उन्होंने अलगाववादियों पर काफी ज्यादा कंट्रोल पा लिया। जगमोहन ने कितना बड़ा काम किया था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खुलेआम अपने स्पीच में कहती है हम जगमोहन का जग जग मोमो हन हन कर देंगे, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझते हैं कि अब आप लेबरसाइड नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले वो जगमोहन का जग जग मोहो हदन हो जाएगा। उस रात जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खुलेआम गोलियां चलाई जा रही थी। जो लोग भी उसका विरोध करते उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता था। खुलेआम कहीं भी लड़कियों का रेप कर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर के सारे परेशानियों का जड़ सिर्फ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A था, जिसे अब सरकार ने हटा दिया है। और इसके हटते ही जम्मू कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गए हैं और जम्मू कश्मीर की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। और आने वाले 5 से 6 सालों में जम्मू कश्मीर भी हमारे देश के दूसरे राज्यों की तरह हो जाएगा। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. दुखी इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मैं भी इसकी एक बेटी हूँ। ये इसलिए रोती है, हम क्या करेंगे।
द कश्मीर फाइल्स ये मूवी उस घटना की एक छोटी सी झलक है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि हमारे भारत का इतिहास है। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नाम निशान ही नहीं है।